प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान की बात। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान की बात कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को, सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैं हूं प्रतिमा शर्मा और मैं हूं रजनीश। रजनीश, आधुनिक कृषि युग में कृषि कार्य के साथ साथ जैव उर्वरकों का प्रबंधन, सिंचाई प्रबंधन, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने की क्षमता और खास तौर पर हमारी जो जलवायु है, हमारा वातावरण है, उसको संतुलित करना बेहद जरूरी हो जाता है। बिल्कुल सही कहा प्रतिमा। और देखिए, पूरी दुनिया में जो जलवायु परिवर्तन पर बहुत काम किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, हमें भी अपनी कृषि को उसी के अनुकूल बनाना होगा। और यही वजह है कि जलवायु परिवर्तन पर यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की जो बैठक है वो 30 नवंबर से दुबई में होने जा रही है। बड़ी लंबी बैठक होगी और बड़ा मंथन किया जाएगा। और देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कि भारत किस तरह से प्राकृतिक खेती या किस तरह से जलवायु के अनुकूल अपनी खेती को बना रहा है, इस विषय पर वहां पर अपनी उपलब्धियों को रखा जाएगा। और जो हमारा केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है, इस पे बड़ा मुस्तैदी से काम कर रहा है, बड़ा सचेत होकर काम कर रहा है। और मुझे लगता है कि हमारा जो देश है ना, जो भारत देश है, पूरी दुनिया को एक राह भी दिखाएगा। खासतौर से इस विषय पर अभी बैठक भी चल रही है कि हम किस तरह से अपनी चीजों को एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रखेंगे। और रजनीश, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जलवायु अनुकूल श्री अन्न, प्राकृतिक खेती, मृदा स्वास्थ्य और प्रबंधन कैसे किया जाए, जलवायु अनुकूल गांवों में वैश्विक महत्व सहित देश की उपलब्धियां कैसे, इसको इवेंट्स इसके तैयार किए जाएं, कैसे जन जन तक पहुंचाए जाएं, किसान भाई इसका लाभ कैसे उठा सकें। ये एक वैश्विक बैठक होगी जिसमें इन सभी बातों पर खास तौर पर हमारे जो कृषि वैज्ञानिक होंगे, बड़े बड़े जो विचारक होंगे वहां शामिल होंगे और बहुत सी बातें निकल कर आएंगे। बिल्कुल सही कहा प्रतिभा। और इस बैठक में भारतीय कृषि की जो स्थिरता के संबंध में, जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर भी जो ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं हमारे कृषि मंत्रालय द्वारा, उसका भी रुख रखा जाएगा। और किस तरह से, जैसे हम श्री अन्न, अभी पूरा हमने इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स बनाया, और किस तरह से हमने लोगों को प्रोत्साहित किया, न केवल अपने देश में किसानों को बल्कि पूरी दुनिया में हमने एक नई राह दिखाई कि जैसे मोटे अनाज का स्वास्थ्य के लिहाज से, प्रकृति के लिहाज से कितना अधिक महत्व है। और जलवायु के अनुकूल भी हम इस खेती को कर सकते हैं। और जलवायु के अनुकूल के साथ साथ अभी जो G20 की जो अध्यक्षता भारत ने की थी, उसमें भी मोटे अनाजों से बने तमाम व्यंजन परोसे गए थे। हमारे जितने भी मेहमान आए थे, उससे भी पता चलता है कि कृषि को लेकर, मोटे अनाजों को लेकर या किसानों के कल्याण को लेकर भारत सरकार कितनी जागरूक है, कितनी आगे प्रयास कर रही है। और मुझे लगता है कि जो भारत पूरी दुनिया का प्रतिनिधित्व इस बैठक में बड़े अच्छे से करेगा और लोग हमारा अनुसरण भी करेंगे, क्योंकि हमारे कृषि एवं कल्याण मंत्रालय ने बहुत अधिक इस विषय में काम किया है। किसानों के कल्याण के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं ताकि वो जलवायु के अनुकूल कृषि कर सकें। और मुझे लगता है कि हम पूरी दुनिया को एक राह दिखा सकते हैं। तो हमारी सबकी नजर रहेगी इस बैठक पर, और कौन कौन से मुद्दे निकल कर बाहर आते हैं, इस पर भी चर्चा होती रहेगी। और जैसा कि आज हमने जो विषय लिया है वो भी कहीं ना कहीं जलवायु, हमारी खेत की मिट्टी, हमारे अनाज से जुड़ा हुआ है। और इसके लिए हमारे जो साथ जो विशेषज्ञ हैं वो भी आ चुकी हैं। आज का जो हमारा विषय है वो है रबी फसलों में जैव उर्वरकों का उपयोग। और विशेषज्ञ हमारे साथ बैठे हुई हैं डॉक्टर मीनाक्षी ग्रोवर, प्रधान वैज्ञानिक, सूक्ष्म जीव विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से। डॉक्टर मीनाक्षी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जी धन्यवाद और नमस्कार। जी नमस्कार। और जैसा कि हमारा विषय है, तो सबसे पहले जानना चाहूंगी कि जैव उर्वरक क्या है और इनका कृषि में क्या महत्व है। जी बिल्कुल, जैसे कि अभी बात कर रहे थे कि कृषि के सामने चुनौतियां हैं वो बढ़ रही हैं लगातार। क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति की बात हो रही है।
तो अगर जो मिट्टी है, जो मृदा, हम कह सकते हैं कि हमारी जो खेती है उसका एक माध्यम है और एक ये जीवंत माध्यम है, क्योंकि जो हमारी मृदा है उसमें लाखों की संख्या में सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। तो ये जो सूक्ष्म जीव है इनका कृषि में बहुत अधिक योगदान कह सकते हैं हम, क्योंकि जो मृदा में पोषक तत्वों का चक्रण है वो इन्हीं सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही होता है। अगर ये सूक्ष्म जीव काम नहीं करेंगे तो पोषक तत्वों का चक्रण ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगा और जो पौधों को पोषक तत्व चाहिए वो उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। तो अगर हम जैव उर्वरक की बात करें तो जो मृदा में जो लाभकारी सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं उनको हम निकालते हैं, उनकी जो गुण है उनको हम जांच पड़ताल करते हैं लैब में और उन पर आधारित ये उत्पाद बनाए जाते हैं जिसमें कि जीवित सूक्ष्म जीव होते हैं। तो ये जीवित सूक्ष्म जीव आधारित जो उत्पाद है उनको हम जैव उर्वरक कह सकते हैं। और ये जो जैव उर्वरक है ये जैसे कि नाम में ही है जैव उर्वरक, उर्वरक मतलब कुछ कहीं ना कहीं से पोषक तत्व के प्रबंधन में काम आ रहे हैं, बढ़ाने वाले, बिल्कुल उर्वरा शक्ति को बढ़ा सकते हैं। हाँ बिल्कुल। तो रजनीश, इससे पहले कि हम आगे बातों का सिलसिला जारी रखें उससे पहले हम अपने सुनने वालों को बता दें कि इस विषय से संबंधित रबी फसलों में जैव उर्वरकों का उपयोग, कोई भी सवाल है तो हमारे किसान भाई हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। इसके लिए हमारा नंबर है 011-2342-1081 यानी 23421081। जी, तो डॉक्टर साहब आप जैव उर्वरक के बारे में बता रही थी, तो ये किस तरह से कार्य करते हैं, मतलब थोड़ा सा विस्तार से समझाएंगे ताकि हमारे किसान भाई इसको और अधिक इस्तेमाल करें। तो किस तरह से कार्य करते हैं जैव उर्वरक? अगर हम देखें तो ये विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व हैं, उनके आधार पर हम इनको अलग अलग ग्रुप में रख सकते हैं। जैसे कि पहला ग्रुप जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है और ज्यादा उस पे काम भी हुआ है कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण या यौगिकीकरण। हमें पता है हमारे जो वायुमंडल में नाइट्रोजन तो है लेकिन पौधे उसको अवशोषित नहीं कर पाते हैं, पौधे उसको इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो जो मृदा में सूक्ष्म जीव मौजूद हैं उनमें से काफी सारे सूक्ष्म जीव ऐसे हैं जिनमें एक क्षमता होती है कि वातावरण से नाइट्रोजन लेके उसको परिवर्तित कर देते हैं इस फॉर्म में जो कि पौधे को आराम से पौधा उसको अवशोषित कर सकता है। तो नाइट्रोजन का यौगिकीकरण एक बहुत महत्वपूर्ण जो सूक्ष्म जीव आधारित एक जैव उर्वरक का उपयोग है। उसके अलावा बहुत सारे पोषक तत्व जैसे कि पोटेशियम हो गया, फास्फोरस हो गया, जिंक हो गया, ये मृदा में उपलब्ध होते हैं लेकिन बाधित अवस्था में। ये प्लांट को, जो पौधे को जो अवशोषित करने वाली अवस्था में नहीं पाए जाते ज्यादातर, क्योंकि हमारी भूमि में और भी बहुत सारे जो मिनरल्स हैं उनसे बाधित हो जाते हैं। तो जो सूक्ष्म जीव हैं इनमें ये गुणवत्ता होती है कि ये जो बाधित पोषक तत्व हैं जैसे पोटेशियम हो गया या फास्फोरस हो गया, जिंक हो गया, उनको जो पौधे के लिए अवशोषित करने वाली अवस्था है उसमें ये उसको उपलब्ध करवा देते हैं। तो पौधे के लिए उपलब्धता में काफी सहायक हो जाते हैं। तो डॉक्टर मीनाक्षी, जैसे कि अलग अलग फसल होती हैं, जैसे कि हम दलहनी फसलों की बात करें तो दलहनी फसलों में ऑलरेडी कहते हैं नाइट्रोजन को वो अवशोषित करके रखती हैं, उनकी जड़ें उसको रोक कर रखती हैं। तो अलग अलग तरीके की जो फसलें होती हैं तो उनके साथ प्रबंधन जैव उर्वरकों का किस तरीके से हो सकता है? बिल्कुल। अगर हम रबी की ही बात करें तो रबी में हमारे अनाजीय फसल, मुख्य फसल गेहूं आ जाएगी या जौ भी अनाजीय फसल है रबी की। उसके अलावा दलहन की बात करें तो दलहनी फसलों में हमारा ये जो है मटर की फसल है या फिर हमारी मसूर की फसल है, चना बहुत महत्वपूर्ण फसल है रबी की। और इसके अलावा तिलहनी फसलें जैसे कि सरसों एक मेजर हमारी क्रॉप है या मूंगफली भी है। तो ये तीनों प्रकार की फसलों में जो जैव उर्वरक हैं वो अलग अलग ही, खासकर जो नाइट्रोजन का यौगिकीकरण वाले जो जैव उर्वरक हैं वो अलग होंगे। जो आप बात करें कि दलहनी फसलों में उनकी जड़ों में ग्रंथियां होती हैं, ग्रंथियों में राइजोबियम नाम का सूक्ष्म जीव होता है जो कि नाइट्रोजन को अवशोषित कर लेता है। लेकिन अगर हम बात करें अनाजिया फसलों की तो अनाजिया फसलों में राइजोबियम, वो जड़ों में ग्रंथियां नहीं बना सकते, तो हम राइजोबियम को अनाजिया फसलों में इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो किसान भाई ऐसे ही अगर राइजोबियम दलहनी फसलों में इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको अनाजिया फसलों में भी इस्तेमाल ना करें। तो उसके लिए दूसरे जैव उर्वरक हैं जैसे कि अजोस्पाइरिलम है या अजोटोबैक्टर आधारित जो जैव उर्वरक है वो अनाजिया फसलों में बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो जैसे एक फंगल जैव उर्वरक माइक्रोराइजा, तो ये किस काम आता है, मतलब किस तरह से? माइक्रोराइजा एक बहुत ही अच्छा, मैं कहूंगी, जैव उर्वरक है। ये फफूंदी आधारित है और ये फफूंदी पौधे की जड़ में ही अपना जो है जीवन चक्र करती है, क्योंकि ये अकेले से इसको हम कल्चर नहीं कर सकते हैं, इसको पौधों की जड़ों की आवश्यकता रहती है। और सबसे खास बात इसकी है कि ये एक पुल बना देती है पौधे और मृदा के बीच में, क्योंकि ये तंतु है फंगस के
माइसीलियम जिसे बोलते हैं, वो तंतु एक ब्रिज की तरह काम करते हैं और जो जमीन से जो न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व हैं और पानी भी अवशोषित करके ये पौधे को प्रदान करती है। और जो मुख्य पोषक तत्व है वो है फास्फोरस, उसकी उपलब्धता को ये खास रूप से बढ़ाता है माइकोराइजा। तो इसका प्रयोग ज्यादातर फसलों में किया जा सकता है। तो डॉक्टर साहब, हम ये भी बात करेंगे आपसे कि क्या जैव उर्वरकों के प्रयोग से किसान भाई आर्थिक लाभ भी कमा सकते हैं? जी बिल्कुल। उससे पहले हम अंतराल लेते हैं, हाँ फिर आपके पास लौट कर आते हैं। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान। इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। जैसा कि श्रोताओं आप जानते हैं, हमारा आज का विषय है रबी फसलों में जैव उर्वरकों का उपयोग। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मीनाक्षी ग्रोवर, प्रधान वैज्ञानिक सूक्ष्म विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से। डॉक्टर साहब, हमने छोड़ा था कि क्या किसान भाई जैव उर्वरकों से आर्थिक कमाई भी कर सकते हैं, उससे लाभ भी कमा सकते हैं? जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। इसको हम इस तरह से देखते हैं कि जैसे किसान भाई यूरिया का इस्तेमाल करते हैं नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए, और जो जैव उर्वरक है, ऐसा पाया गया है कि लगभग 25% तक जो रासायनिक खाद के उपयोग को कम किया जा सकता है अगर हम जैव उर्वरकों का इस्तेमाल करें। तो अगर किसान भाई 4 बैग इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी जगह 3 बैग इस्तेमाल करेंगे तो 1 बैग की कीमत वो बचा सकते हैं। अच्छा। सीधे 25% तक जैव जो रासायनिक जो उर्वरक हैं उनके प्रयोग को कम किया जा सकता है। तो ये इनडायरेक्ट कह सकते हैं या अपरोक्ष रूप से एक लाभ भी बचा सकते हैं। बिल्कुल। और कहते हैं कि रासायनिक खाद का ज्यादा प्रयोग करने से उर्वरा शक्ति भी कम बिल्कुल होती है। ये एक एडिशनल, ये जो ज्यादा जरूरी है। आजकल हम सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं कि हमारी जो मृदा की जो क्षमता है वो कम हो रही है, उसको बनाए रखने के लिए हमें जो हमारे रासायनिक उत्पाद है उनका कम करना जुड़ रहे हैं। जी, उनसे बात करते हैं। हेलो। हाँ जी, स्वागत है किसान की बात कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार। नाम बताएं और अपना सवाल पूछ लें। दिल्ली से समद बात कर रहा हूँ जी। मैं ये कह रहा हूँ, अमरूद के एक पौधे लगाने हैं, जो सही बिजनेस के लिए कौन से अमरूद के पौधे सही होंगे और उसका बीज कहाँ मिलेगा, ये बताएं। जी ठीक है। आपको अमरूद के पौधे लगाने और आप जानना चाहते हैं कि आप कौन सी प्रजाति लगाएं और तो सही बीज कहाँ से मिलेगा। तो इसके लिए आप पूसा संस्थान का एक व्हाट्सएप नंबर है, या पूसा संस्थान पे अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे एक ईमेल भी होगा और नंबर भी होगा। तो आपका जो प्रश्न है वो जो विभाग है हॉर्टिकल्चर, उसमें ये भेजा जाएगा और आपको पूरी जानकारी आपके व्हाट्सएप नंबर पे या ईमेल के द्वारा आपको दे दी जाएगी। ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत। एक कॉलर और जुड़ रहे हैं। हेलो। स्वागत है किसान की बात कार्यक्रम में। हेलो मैडम, नमस्कार। मेरा नाम ओम प्रकाश है। मोटे अनाज में कौन कौन सी चीजें आती हैं, जैसे मोटे अनाज का आजकल बहुत ज्यादा प्रचार और प्रसार किया जा रहा है, क्योंकि उसमें जो पोषक तत्व हैं वो बहुत अच्छे माने गए हैं। तो मोटे अनाज में आपका सबसे इम्पोर्टेंट है बाजरा, ज्वार है, उसके बाद रागी है और कोडो है, बहुत सारे हैं, प्रोसो मिलेट है। तो 7-8 जो है जितने भी मोटे अनाज जो पहले हमारी परंपरागत फसलें हुआ करती थी, वही मोटे अनाज है। और मोटे अनाज खाइए, स्वास्थ्य अपना अच्छा बनाइए। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक सवाल ये पूछना चाह रहा था कि जैव उर्वरक बनते कैसे हैं और मतलब इसका
किस तरह से बनाए कैसे जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि मृदा में ही पाया जाता है, या हम पौधों से भी उनको ले सकते हैं। जैसे पौधों की, जैसे कि आपने दलहनी फसलों की हम बात कर रहे थे, उनकी ग्रंथियां होती हैं उनकी जड़ों में, तो उन ग्रंथियों से हम जो लाभकारी सूक्ष्म जीव है, राइजोबियम है उदाहरण के लिए, उसको उन ग्रंथियों में से हम प्योर अवस्था में एकदम वही सूक्ष्म जीव हो, कोई और हानिकारक सूक्ष्म जीव ना हो साथ में, तो हम उसका पूरा लैब में अध्ययन करते हैं कि उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन की वो जो कैपेबिलिटी है, वो गुण है या नहीं है, ये उचित मात्रा में है या नहीं है, ये सारी चीजें पढ़ाई की जाती है। फिर उनका हम पौधे के साथ लगाकर उसको भी स्टडी करते हैं कि वो जो वांछित लाभ है वो दे रहा है कि नहीं दे रहा, और काफी अध्ययन के बाद ही हम एक लाभकारी सूक्ष्म जीव की तरफ पहुंच पाते हैं, और उस सूक्ष्म जीव को हम लैब कंडीशंस में ही उसको मल्टीप्लाई करते हैं बिल्कुल प्योर अवस्था में, और उसको फिर कैरियर बेस या फिर लिक्विड फॉर्मुलेशन के रूप में उसको पैकिंग की जाती है। डॉक्टर साहब, मैं एक बात और पूछना चाहूंगा कि जो आम लोगों में ना खाद और जैव उर्वरक, इस पे क्या अंतर है? मतलब बहुत थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, तो मतलब इसको अगर थोड़ा स्पष्टता से आप स्पष्ट कर दें कि किस तरह से खाद क्या होती है और जैव उर्वरक क्या होता है। देखिए, खाद सबसे पहले तो हम दो भागों में बांट देते हैं कि एक तो रासायनिक खाद है, एक जैविक खाद हो गई। ठीक है, रासायनिक खाद जो कि प्योर हम बाजार से खरीदते हैं, यूरिया हो गई या DAP हो गया आपका, ठीक है, म्यूरेट ऑफ पोटैश हो गया, रासायनिक खाद एक तरफ होगी। अगर हम जैविक की तरफ जाएं तो जैविक में जैव उर्वरक एक हिस्सा है, और दूसरी जैविक खाद है, जैसे कि कंपोस्ट है हमारी, कंपोस्ट में भी अलग अलग तरह की कंपोस्ट हो जाती है, वर्मी कंपोस्ट एक है, ठीक है, और इसके अलावा हरी खाद है। हरी खाद मतलब जो हमारी जो फसल चक्र है उसमें हम एक हरी फसल, नील हरित शैवाल भी होता है, नहीं वो तो एक जैव उर्वरक का ही हिस्सा है, लेकिन जो हरी खाद जैसे ढैंचा है, अच्छा ढैंचे को हम लगाते हैं 1 महीना भर के लिए, और उसके बाद फसल से पहले, और उसके ऊपर हम पूरा जुताई करके उसको मृदा में ही इनकॉर्पोरेट उसमें ही समाहित कर देते हैं, क्योंकि ढेंचा है वो भी दलहन उसमें आता है, तो नाइट्रोजन की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा जो मिट्टी की जो कार्बन कंटेंट भी बढ़ जाता है उससे। डॉक्टर साहब, एक सवाल ये भी है कि समेकित पोषक तत्व प्रबंधन में जैव उर्वरकों की क्या भूमिका है, और इस दिशा में क्या कुछ किया जा सकता है? जी, ये एक बहुत अच्छी प्रणाली है समेकित पोषक तत्व प्रबंधन, मतलब इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट जिसे हम बोलते हैं। इसमें विभिन्न पद्धतियों से, विभिन्न माध्यम से हम पौधे की जो पोषक तत्व की जो जरूरत है उसको पूरा करते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि अगर जो हमारे किसान भाई बहन हैं जो पहले रासायनिक खाद यूज कर रहे थे, अब वो जैव उर्वरक पे आना चाहते हैं, तो वो किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं? मतलब एकदम से डालना शुरू करें, या मतलब किस तरह से प्रशिक्षण लें? प्रशिक्षण बिल्कुल हमारे पूसा संस्थान में समय समय पर प्रशिक्षण होते रहते हैं, तो हमारी जो वेबसाइट है उस पर थोड़ा नजर रखें किसान भाई, कि जो भी उसमें आप हॉर्टिकल्चर हो या बायो फर्टिलाइजर हो, विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण होते हैं, तो उनको जिस प्रकार का प्रशिक्षण चाहिए वो ले सकते हैं। जैसे कि पहले किसान रासायनिक खाद इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर जैसे मैंने बोला कि 25% तक हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, तो किसान धीरे धीरे इस्तेमाल करना शुरू करें, तो समेकित पोषक तत्व प्रबंधन करना शुरू करें, या अपने खेत का एक हिस्सा वो पूरा जैविक पद्धति की तरफ भी, या जिसे ऑर्गेनिक फार्मिंग हम कहते हैं, उसमें बिल्कुल रसायन डालना छोड़ दे, तो एक हिस्सा, और फिर वो खुद से अपनी आंखों से देख सकता है कि उसमें क्या डिफरेंस है। थोड़ा टाइम लगेगा उसको बदलने में, हाँ, लेकिन अंतर नजर आएगा। तो अब इतनी अच्छी अच्छी बातें की हैं तुमने, तो एक अच्छा सा लोकगीत भी सुनवाते हैं, क्यों मैडम, सुनेगी ना? चलिए आइए सुनवाते हैं, आवाज है पुष्पा गोसाई की। सोने की चिड़ैया रे, उड़े उड़ जाए मेरो
रजनीश, इन लोक गीतों में बहुत कुछ छिपा है। कितने सारे गहने, क्या शादी ब्याह, भाई बहन चाचा, कितने सारे रिश्तों की जो गर्माहट होती है ना, वो हमें सुनने को मिल जाता है। बिल्कुल सही कहा प्रतिमा। और ये लोकगीत सिर्फ आकाशवाणी पे ही सुनने को मिलते हैं, जिसमें पूरी ऊर्जा हमें मिलती है। और मुझे लगता है कि ये बहुत ही पारंपरिक जो लोकगीत हैं बहुत कम सुनने को मिलते हैं, लेकिन आकाशवाणी से हम इसीलिए प्रसारित करते हैं ताकि हमारे सुनने वालों को ये खास चीजें हमें और हमारी संस्कृति की पहचान हो सके ना। और आज का जैसा कि विषय है रबी फसलों में जैव उर्वरकों का उपयोग, और हमारी मैडम हमारे साथ बैठी हुई हैं, डॉक्टर मीनाक्षी ग्रोवर जी। डॉक्टर साहब, हम ये पूछना चाह रहे थे कि जब हम जैव उर्वरकों का इस्तेमाल करें, जो हमारे किसान भाई बहन है, तो कुछ विशेष सावधानियां भी बरतनी होती हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि किसान भाई जैव उर्वरक इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन सावधानियां शायद, क्योंकि फिर किसान भाई कहते हैं कि वो प्रभाव नहीं दिखा, तो वो सावधानियां बहुत ही आवश्यक हैं। तो सबसे जो जरूरी है कि एक तो जैव उर्वरक के जो लेबल है उसको ध्यान से पढ़े, कौन सी फसल के लिए है। जैसे कि मैंने बोला राइजोबियम है, राइजोबियम भी अलग अलग दलहनी फसलों के लिए अलग अलग राइजोबियम मिलेगा। अच्छा। तो किसान भाई खरीदने से पहले पूछें कि उनके कौन सी फसल में इस्तेमाल करना है, और जो लेबल है उसको ध्यान से पढ़े, कितनी मात्रा इस्तेमाल करनी है। और जो दूसरी जरूरी चीज है, जो जैव उर्वरक का जो पैकेट है या बॉटल है, उसको कभी भी धूप में या गर्म स्थान पर नहीं रखना, उसको ठंडी सूखी जगह पर ही रखना है। और जो उपचारित, जब हम उपचार करते हैं, जैसे बीज उपचार का एक माध्यम है, तो बीज उपचारण करने के बाद जितना जल्दी हो सके बुआई कर दें। और एक बार पैकेट खुल गया है तो उसको कोशिश करें कि उसको खत्म कर दिया जाए, उसको रखा ना जाए, क्योंकि उससे फिर जो अवांछित जो जीवाणु है वो भी उसमें पनपने लगेंगे। डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं, ले लेते हैं उनको। हेलो। हाँ जी, स्वागत है किसान की बात में। आप अपना नाम बताएं और सवाल पूछें। मेरा नाम गोपाल है, आगरा से बोल रहा हूँ। रबी की फसल में दीमक आ रही है, गेहूँ। अच्छा, ठीक है। उसका क्या इलाज है? पहले तो जो दीमक वाले जो पौधे हैं ना, उनको उखाड़ के पूरा जड़ के साथ उसको आप कहीं दूर उसको जला दीजिए। और दूसरा, आप आसपास अगर आपके जो कोई डीलर है तो दीमक के लिए आप दवा लेकर आइए और उसको छिड़किए तुरंत। जितना जल्दी उसको आप रोक लेंगे उतना अच्छा रहेगा, नहीं तो आपको ज्यादा दिक्कत हो सकती है। तो डॉक्टर साहब, आपने जैसा अभी बताया कि जब हम उसका इस्तेमाल करें लेबलिंग को जरूर पढ़ें। हाँ जी। और किन स्थानों से हम ये ले सकते हैं जैव उर्वरक? ये जैव उर्वरक वैसे तो बाजार में भी उपलब्ध हैं। बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो कि ये बना रही हैं और अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट्स भी बना रही हैं, लेकिन कई बार जो गुणवत्ता है वो नहीं पाई जाती, उचित नहीं पाई जाती। तो किसान भाई कोशिश कर सके कि किसी सरकारी संस्थान से, आसपास कोई संस्थान है, कृषि विज्ञान केंद्र है या कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वहां से ले, या फिर एक किसी रिलायबल सोर्स जिसे हम कहते हैं, ऐसे विश्वसनीय जगह से ही लें। और जैसे कि आपने बताया कि लेबलिंग हमेशा रहेगी। जैसे अब थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ साइंटिफिक मामला आ जाता है कि जब बात करते हैं तो अलग अलग फसल के लिए आपने बताया कि अलग अलग चीजें होती हैं, तो उसके बारे में जानकारी, जैसे कि मैं इस खेती के लिए ये वाला बैक्टीरिया या ये वाला जैव, जैसे दलहनी फसलों, जैसे राइजोबियम लिखा होगा तो उसमें लिखा होगा कि कौन सी फसल के लिए उपयुक्त है, उसमें पैकेट पे, लेबल पे लिखा होगा बिल्कुल, कितनी मात्रा इस्तेमाल करनी है, कितने टाइम तक उसकी एक्सपायरी है, कितने दिन तक। बिल्कुल बिल्कुल, ये 6 महीना भी हो सकती है, साल भी हो सकती है। तो उसको पढ़े एक्सपायरी, क्योंकि उसकी जो पॉपुलेशन है या संख्या है वो कम होती जाती है। और डॉक्टर साहब, चलते चलते क्या 2 लाइनों में हमारे सभी सुनने वालों को आप सुझाव देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, जैसे हमें खाद्य सुरक्षा का बहुत विशेष ध्यान रखना है, और किसान भाई ही जो इम्पोर्टेंट वो सूत्रधारक है, मतलब इस चीज के। बिल्कुल, तो मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए, खाद्य सुरक्षा के लिए और सस्टेनेबिलिटी के लिए जो हम बात कर रहे हैं आजकल, तो ये जो रासायनिक है, जो चीजें हैं, उनका इस्तेमाल कम करके जैविक कृषि की तरफ बढ़े, और जो जैव उर्वरक है उनका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, लेकिन फिर से सावधानियों के साथ में कहना चाहूँगी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। हमारे साथ थे डॉक्टर मीनाक्षी ग्रोवर, प्रधान वैज्ञानिक, सूक्ष्म जीव विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे शिवनंदन लाल। आपकी सेवा में प्रस्तुत किया मैं प्रतिमा शर्मा, मैं रजनीश, और अब लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।